लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क गवर्निंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती है उन्हें बात की, तो एक तो है लीगल राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो बता देता है डायरेक्टर्स का कि क्या क्या है। अपॉइंटमेंट, रिटायरमेंट एंड रिमूवल की जो पावर है स्टेक होल्डर के पास वो, सॉरी, डायरेक्टर्स के पास वो। डिसक्वालिफिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उस बारे में बात होगी। और इनसाइडर ट्रेडिंग अगर हो रही है तो उसको उसके चलते लीगल एक्शंस लेना। देखो, legal rights, legal duties of the director are baseline for directorial action and concern, since breach can leave the director open to criminal prosecution and imprisonment. तो बेसिकली वही है कि लीगल राइट्स फॉलो होनी चाहिए, वरना there can be certain serious consequences. However, directors do not have unlimited, हाँ देखो, जो डायरेक्टर है उसके पास अनलिमिटेड पावर नहीं होती। एग्जिस्ट बिफोर, एक मिनट, हाँ, पावर नहीं होती। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर हाउ डायरेक्टर्स ऑपरेट, इंक्लूडिंग द नीड टू बी, हाँ, डायरेक्टर शुड बी री-इलेक्टेड फॉर 3 years, ये उन्होंने बोला हुआ है। शेयरहोल्डर रेजोल्यूशन, दिस curtails director action in legal sense, provision of law and board decisions. It is the board that makes decisions in the interest of the shareholders, not individual directors, but rather a collective view. Directors do, however, have unlimited liability in the sense that even though they may delegate actions to management below, in the legal sense they cannot delegate liability for the outcome. ठीक है, ये सब फिड्यूशियरी ड्यूटीज कुछ कुछ बात की है। फिड्यूशियरी ड्यूटीज क्या होगी? बी अवेयर ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड पावर वेस्टेड इन डायरेक्टर्स leads to consideration of nature of fiduciary relationship, the duty to act in good faith as long as directors motives are honest and they genuinely believe they are acting in the best interest of the company. They are normally safe from claims that they should have acted otherwise. The duty of skill and care. This care is a specific fiduciary duty. The law requires a director to use reasonable skill and care in carrying out their tasks. ठीक है ना? देखो पेनल्टीज क्या क्या है। डायरेक्टर्स हु ब्रीच ड्यूटीज मे फेस इविल एक्शंस बाय द कंपनी इफ द डायरेक्टर इज इन ब्रीच। ठीक है, अभी अभी अगर जो डायरेक्टर ने ब्रीच करेगा अपने ड्यूटीज, उसके बाद क्या होगा? एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द डायरेक्टर विल बी मेड वॉइड, मतलब उसको बंद कर दिया जाएगा, खत्म हो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट। दे मे बी पर्सनली लायबल फॉर डैमेजेस इन कंपेंसेशन, उन लोगों को पैसे शायद देने पड़ सकते हैं। दे मे बी फोर्स टू रिस्टोर कंपनी प्रॉपर्टी एट देयर ओन एक्सपेंस। अगेन सेम शिट कि उनको अच्छा, एक तो उन्होंने ऊपर शायद जो बात की वो उन्होंने पेनल्टीज वगैरह की बात की हुई है, और नीचे उन्होंने खुद के एक्सपेंस, खुद का पैसा डाल के मतलब वापस एक बार आईपी या जो भी है उसको उसको खड़ा करने की बात कर रही है, या फिर वो फिजिकल प्रॉपर्टी को खड़ा करने की बात कर रहा है। और ड्यूटी ऑफेंसेस, पेनल्टी रैगिंग फ्रॉम फाइन्स टू इम्प्रिजनमेंट मोर। तो यहाँ पे 250 पेनल्टीज होते हैं, कुछ कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज में होते हैं, जैसे कि अमाउंट्स में होते हैं, और कुछ कुछ इम्प्रिजनमेंट तक भी जा सकती है बात। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंप्लायंस इश्यूज सच एज दोज फॉर फाइलिंग अकाउंट्स, वो है। restrictions and disclosure requirements such as insider trading and disclosure of share interest, वो है। restrictions and disclosure requirements such as insider trading, उन सब के बारे में डिस्क्लोजर देना चाहिए। और रिस्ट्रिक्शंस है उस बात में कि अच्छा ओके, मतलब हम वो इन्फॉर्मेशन कितनी शेयर कर सकते हैं उस चीज के ऊपर एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, और उस चीज की हमें डिस्क्लोजर देना है कि हमने किन किन लोगों को उस चीज के बारे में बताया हुआ है, ऐसा। बस इतना उन्होंने हमें बोला हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, फिड्यूशियरी ड्यूटी रिलेटेड टू बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द शेयर। तो जो फिड्यूशियरी ड्यूटी होती है वो होती है टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स, दैट इज द डायरेक्टर्स मे नॉट पुट देमसेल्व्स इन अ पोजीशन where their own personal interest conflicts with the duties that they owe to the company as a director. A conflict of interest is a breach of this duty, a situation that has the potential to undermine the impartial nature of an individual's business dealing due to clash of interest between the person's self-interest and public or professional interest.
ठीक है यार, द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट for data of the company to also be involved with suppliers by competitors where clearly their independence would be threatened. ठीक है, बेसिक चीजें हैं ये सारी। और तो उन्होंने बोला है नीचे की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किन किन चीजों की वजह से आ सकता है। कॉन्ट्रैक्ट्स विद लिस्टेड कंपनीज, लोन्स टू डायरेक्टर्स, सब्सटैंशियल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, डायरेक्टर कॉन्ट्रैक्टिंग विद देयर ओन कंपनी। तो अगर ये सारे चीजों के अंदर वर्किंग्स फंसी हुई है डायरेक्टर्स की, या अगर हम एक कंपनी जिसका बिजनेस है फूड डिलीवरी का, अगर हम उस चीज के डायरेक्टर है, तो अगर हम दूसरे कंपनी के डायरेक्टर नहीं बनने चाहिए, या हमें दूसरे किसी सप्लायर से माल नहीं लेना चाहिए। सो दिस इज द सो दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कम्स इनटू प्लेस। बेसिक बेसिक डिस्क्लोजर भी ठीक है। इनसाइडर डीलिंग एंड ट्रेडिंग। इनसाइडर trading is the illegal purchase or sale of shares by someone, usually who possesses inside information about a company's performance and prospects, which, if publicly available, might affect the share price. ठीक है। Inside information is information which is not available to the market or general public and is supposed to remain confidential. ये जो इंफॉर्मेशन होती है, इंसाइड इंफॉर्मेशन, ये कुछ समय तक कॉन्फिडेंट इन्फॉर्म ये कुछ समय तक हिडन ही होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियली होनी चाहिए। उसके बाद ही ये जनरल पब्लिक तक तक जानी चाहिए। तो उससे पहले जो अंदर के लोग हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन पता है, और अगर वो लोग ये इन्फॉर्मेशन को लीक कर देंगे तो शेयर मार्केट ऊपर या नीचे बहुत जल्दी हो जाएगा ऐसा। These types of transactions the company own shares are considered to be fraudulent. The director insider simply by the director insider simply by acting employment has made a contract with the shareholders to put the shareholders' interest before their own in matters related to the company. When the when the insider buys or sells based upon company owned for information, he or she they are violating the contract with the fiduciary duty to the shareholders. So basically हमारा हमारा fiduciary duty होता है to act in the best interest of the shareholders। लेकिन अगर हम लोग को वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पता है, तो हम लोग जानबूझ के अगर हमने वो शेयर बेच दिया या फिर खरीद लिया हमारी कंपनी का, तो दैट इज नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स। वो शेयर होल्डर का एम नहीं होगा, एंड देयरफॉर दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट इंफॉर्मेशन और दैट पोजीशन रादर। इसलिए उस चीज को इंसाइडर इंफॉर्मेशन या इंसाइडर डीलिंग बोला गया है। ठीक है। Test to understand two are these scenarios examples of insider trading. The chairperson of company ZZ owns, knows prior to any public announcement that company ZZ is to be taken over, and then buys shares in company ZZ knowing that the share price will probably go up. तो ये insider information मुझे लगता है होनी चाहिए। और scenario two में while in a bar an individual hears the CEO of the company ZZ at the next table telling the sales data that company is to be taken over. The individual then buys the shares. देख, फिर ये जो सेकंड वाला है ना, इसको इंसाइडर ट्रेडिंग नहीं बोलेंगे क्योंकि उसने जानबूझ के नहीं किया है। लेकिन ये इनसाइड इन्फॉर्मेशन लीक तो हो गई है। ओके देखो, यस एंड नो। ये देखो, द इंडिविजुअल दैट बाइज द शेयर इज नॉट गिल्टी ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग अनलेस देयर वाज सम क्लोज कनेक्शन बिटवीन हिम और हर कंपनी जेड और कंपनी जेड डेटर्स। तो बेसिकली उसने जानबूझ के नहीं किया ना, उसके बस कान में बात आ गई जब दो लोग दारू पी रहे थे, तो शायद कुछ बोल दिया रहेगा ऐसा। हम्म तो ना ये इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ द बोर्ड। मैं एक बार फटाफट पढ़ लेता हूँ। इफ यू गाइस डोंट वांट टू रीड देन यू कैन जस्ट skip. Some of the questions that should be considered in performance evaluation of the board include inter alia, how well has the board performed against any performance objectives that have been set? How has been the board's contribution to the testing and development of strategy? What has been the board's contribution to ensuring robust and effective risk management? Is the composition of the board and its committees appropriate, with the right mix of knowledge and skills to maximize performance in the light of future strategy? Are relationships inside and outside the board working effectively? How has the board responded to any problems or crises that have emerged, and could or should these have been foreseen? Are the matters specifically reversed for the board, and
board the right ones? How well does the board communicate with management team, company employees, and others? How effectively does it use mechanisms such as the AGM and the annual report? Is the board as a whole up to date with the latest developments in regulatory environment and the market? How effective are the board's committees? Specific questions on the performance of the each committee should be included as such. Such as, for example, their role, their composition, and their interaction with the board. तो ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है बोर्ड का कि हमें बोर्ड को कैसे क्वेश्चन पूछने चाहिए. द प्रोसेसेस दैट हेल्प अंडरपिन द बोर्ड्स इफेक्टिवनेस शुड आल्सो बी इवैल्यूएटेड. Is appropriate timely information of the right length and quality provided to the board, and is management responsive to requests for clarification or amplification? Does the board provide specific feedback to management on the requirements? Are sufficient board and committee meetings of appropriate length able to enable proper consideration of issues? Is time used effectively? Are board procedures conducive to effective performance and flexible enough to deal with all eventualities? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन चेयरपर्सन और एनईडी का अगर करने जाएंगे तो हमें क्या क्या पूछना चाहिए. Is the chairperson demonstrating effective leadership of the board? Are relationships and communications with shareholders well managed? Are relationships with the communication with the board constructive? Are the processes for setting the agenda working? Do they enable board members to raise issues and concerns? Is the company secretary being used appropriately and to the maximum value? The chairperson of the entity should consider the following issues, and individuals concerned would also be asked to assess themselves by answering the following questions. How well prepared and informed are they for board meetings? And is their meeting attendance satisfactory? Do they demonstrate a willingness to devote time, effort to understanding the company and its business, and readiness to participate in events outside the boardroom? मतलब क्या वो लोग participative है कि नहीं है? What has been the quality and value of their contribution at their board meetings? What has been their contribution to the development of strategy to risk management? How successful have they brought their knowledge and experience to bear in the consideration of strategy? How effectively have they probed to test information and assumptions? Where necessary, how resolute are they in maintaining their own views and resisting pressure from others? मतलब ये लोग pressure तो नहीं ले रहे ना ऐसा. How effectively and proactively have they followed up their areas of concerns? How effective and successful are their relationship with fellow board members, the company secretary, and senior management? Does their performance and behavior engender mutual trust and respect within the board? How active and successful do they refresh their knowledge? मतलब ये सीपीडी की बात हो रही है. How well do they communicate with fellow board members, senior? तो वो लोग बात मतलब उनका उठना बैठना बाकी सब लोग का कैसा एक हेल्दी रिलेशनशिप है कि नहीं है. Are they able to present their views convincingly yet diplomatically, and do they listen and take on board the views of others? अब तक जो काम सही किया है क्या नहीं उसको असेस करना पड़ेगा. ये मैंने जैसे ही नोट बनाया हुआ था. अभी देखो जो बोर्ड जब एक प्रॉपर बोर्ड बनता है तो एक बोर्ड के अंदर अलग अलग कम्युनिटीज बनती है. तो ये कमिटीज सॉरी कम्युनिटीज बोलते हैं मैंने कमिटीज बनती है. तो ये कम्युनिटीज जो होती है उनका कुछ कुछ रोल्स होते हैं कुछ कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं. अभी यहाँ पे ऐसे एक है नॉमिनेशन कमिटी. अभी नॉमिनेशन कमिटी का काम क्या होता है. नॉमिनेशन का कमिटी का काम होता है नॉमिनेट करना एनईडीज को, और नॉमिनेट करना अलग अलग एम्प्लॉयज को, उनको कंफर्टेबल फील करवाना कंपनी के अंदर. और क्या होता है मतलब एक तो ये ना मैनेजमेंट टाइप की कमिटी रहती है. इसका बेसिकली मैनेजमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान होता है. नॉमिनेट अप्रूवल कंडीशंस ठीक है. फिर आती है रेम्यूनरेशन कमेटी. ये बेसिकली सारे लोगों का वो रेम्यूनरेशन मतलब बेसिकली सैलरी वगैरह डिसाइड करती है. रिस्क कमेटी मेजोरिटी यहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं. अच्छा यहाँ पर ना देखो रेम्यूनरेशन कमेटी में सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स
ऑडिट कमिटी में सारे ही नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, दिस इज द मस्ट। रिस्क कमिटी और नॉमिनेशन कमिटी में मेजोरिटी ऑफ एनईडीज लगेंगे और बाकी के सारे ईडीज होंगे तो भी चलेगा। इसके बारे में शायद मैंने पहले बात की थी। ऑडिट कमेटी जो है कंट्रोल्स वगैरह देखती है सालाना, या फिर सालाना के बाद या फिर सालाना के बीच में 2-3 बार आके चेक करना वगैरह वैसा। नॉमिनेशन कमिटी दे शुड हैव मेजोरिटी ऑफ एनी, देखो क्रिएशन देखो नॉमिनेशन कमिटी का, दिस शुड बी हैव, sorry, this should have a majority of NEDs. The chairperson should chair except when considering his or her successor. Evaluation of their candidate's skills, knowledge, and expertise is vital. Chairperson's other commitments should be noted in the annual report. NED terms and conditions available for inspection, other commitments stated. Executives should not be members of any other FTSE 100 company board. A separate section of annual report should describe the work of the committee. हम्म, आगे देखो, इनका इनकी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या 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 होता है। ये बेसिकली रिव्यू करते हैं कि हमने जो बोर्ड बनाई थी उसके अंदर मेजोरिटी ऑफ एनईडीज है कि नहीं है, या किसी को फायर कर दिया गया है ऐसा। देन अगेन कंसिडर द बैलेंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव्स एंड एनईडीज। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट तो ऑलमोस्ट सेम ही है। देखो सक्सेशन प्लानिंग ऑफ डायरेक्टर्स में ये लोग हेल्प करते हैं। जो जो रीअपॉइंटमेंट्स होते हैं, रिमूवल होते हैं, ये सारी चीजें इनके पास सबसे पहले जाती है। सेकेंड थिंग, जो स्किल्स नॉलेज अपडेट करवाने का एम्प्लॉय का काम भी इन्हीं का रहता है। सो बेसिकली अगर कोई एम्प्लॉय का सीपीडी कंपनी के थ्रू ही हो रहा है तो ये लोग उनको उसको नोटिफाई कर दे कि भाई तेरा तेरा डेट आ रही है, पढ़ाई करना चालू कर दे ऐसा। You having such question succession, one of the access to many jobs. तो आगे इन्होंने बात की है सीईओ चेयरपर्सन के सक्सेशन की। इसमें ये लोग क्या बताना चाहते हैं कि अगर कोई सीईओ के जाने के बाद, कंपनी छोड़ने के बाद एक सक्सेसर रहना चाहिए, ताकि कंपनी को इमीडिएटली ऐसा झटका ना मिले कि यार ये वाला काम हम कैसे करेंगे, इतना इतना मेजर एम्प्लॉय तो ये चला गया हमारी फॉर्म से। तो उस टाइम पे क्या होगा, अपने को झटका बैठेगा ना। सो इट इज बेटर कि हम एक सक्सेसफुल प्लान करके जाए, या अगर कोई एम्प्लॉय मर गया ऐसा, द हेल्म और समवन हु कैन एग्जीक्यूट स्ट्रेटजी इफेक्टिवली। तो ये जो सेकंड लास्ट पॉइंट है, द हेल्म ऑफ और समवन हु कैन एग्जीक्यूट स्ट्रेटजी इफेक्टिवली, ये बेसिकली बोलना चाहते हैं कि उसको ट्रेन भी वैसा करना चाहिए और वैसा अवेलेबल भी आदमी होना चाहिए, या उसको हायर करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन वैसा अगर इंटरनली कोई आदमी होगा तो बेटर है। इस फॉर अ फॉर अ सर्च फॉर्म, ये देखो फोर्थ पॉइंट, फॉर अ सर्च फॉर्म, हेड हंटर्स टू बी रिटेन्ड फॉर दिस, अदर डायरेक्टरशिप आइडेंटिफिकेशन। ठीक है ना, तो हमें अच्छे से ढूंढना भी चाहिए अगर हम लोग ढूंढ रहे हैं तो, एक एम्प्लॉय को, अगर हमारे कंपनी के अंदर नहीं है तो। एनडी चेयरपर्सन शुड मीट इंडिपेंडेंस क्राइटेरिया एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है। रेम्यूनरेशन कमिटी, इनके तो सिंपल है भाई, इनका तो ये बस मतलब परफॉर्मेंस पैकेजेस बनाना, रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करना, ब्ला ब्ला ब्ला, ये वाला बेसिक है, इसमें कुछ है नहीं। अच्छा, एम्प्लॉयज को क्या ना कई बार रिटेन भी करना पड़ता है, तो उस टाइम पे कितनी सैलरी ज्यादा देनी है ये सब भी बताना पड़ता है। तो ये सब चीजें अपने वो रेम्यूनरेशन पैकेज के अंदर आती है। तो ये देखो कंपोनेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन पैकेज, इसमें इसमें देखो क्या क्या आता है। बेसिक सैलरी आती है, पेंशन आता है, बेनिफिट्स इन काइंड मतलब जो परक्विजिट्स होते हैं वो आ सकते हैं, जैसे कि मेरा एक दोस्त है, वो ना एक्सटेंशन में काम करता है, तो उसको उसकी कंपनी गाड़ी से लेने को मतलब उसको लेके आने के लिए गाड़ी बेचती है। तो ये देखो वो हो गया बेनिफिट्स इन काइंड। और परफॉर्मेंस रिलेटेड उसमें क्या 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 आता है, बोनस या फिर शेयर ऑप्शंस। ये कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इतना प्रॉफिट अगर मेरी कंपनी का आ गया तो मैं मेरे डायरेक्टर को इतना उसमें से बोनस दूंगा। तो इस तो सबसे ज्यादा फ्रॉड्स भी ना इसी में होते हैं, परफॉर्मेंस रिलेटेड जोन में। बेसिस ऑफ शॉर्ट टर्म बोनस, ये देखो शॉर्ट टर्म बोनस के बेसिस क्या 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 हो सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स और प्री टैक्स प्रॉफिट्स। इतना तू मेरी कंपनी का प्रॉफिट लेके आ जा, मैं तेरी सैलरी में इतना हाइक दूंगा या तेरे को इतना उसका शेयर दे दूंगा। तू मेरी कंपनी का ईपीएस इतने अमाउंट पे लेके आ जा, मैं तेरे को उतना मतलब पैसा दूंगा।
total shareholder return. This includes both dividend and capital appreciation over time. Economic value added. This is surplus calculated above a charge on all assets used using the weighted average cost of capital as a threshold percentage minimum return before a bonus is achieved. ठीक है, this is I feel very basic only because देखो, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो पहले के तीन है ना, वो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछते हैं. दिस इज जस्ट एडिशनल कैलकुलेशन, नॉन फाइनेंशियल मेजर है ये एक्चुअली. ठीक है ना. शेयर ऑप्शंस पता है कि किसने लाए थे इंडिया में? तो वो थे नारायण मूर्ति जी. मेरे को पता नहीं था पहले, हमारे मैम ने हमको बताया था. The company following the work of remuneration committee should consider whether the director should be eligible for benefits under long-term incentive schemes. Weigh traditional share option schemes against other kinds of long-term incentive schemes. Ensure that executive share options are not offered as a discount. Ensure that shares granted or other forms of deferred remuneration should not vest and options should not be exercisable under 3 years. So ये ना, एक्चुअली ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं यार, इतना सब ना, इतना बेसिक नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. हाँ, मैं तुमको वो सम पे इधर लेके जाता हूँ. इलस्ट्रेशन वन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज समराइज फ्रॉम टेस्को पीएलसी 2017 एनुअल रिपोर्ट. तो अभी देखो, एलिमेंट क्या है सैलरी का? बेसिक सैलरी पहला. तो उसके अंदर पर्पस क्या है? टू अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंटेड पीपल. सैलरी देंगे तब तभी तो वो लोग अपने कंपनी में काम करेंगे ना, इसलिए उन्होंने ऐसा दिया है. कैलकुलेशन डिटरमाइंड बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी स्किल्स एंड एक्सपीरियंस बेंचमार्क्ड अगेंस्ट लार्ज एफटीएससी 100 रिटेलर्स एंड इंटरनेशनल इक्विवेलेंट्स. तो उन्होंने ऐसा एक फिगर दे दिया हवे में कि 1563 और उसके बाद 30, विच मेक्स अप टू लाइक 15 lakhs एक्चुअली, राइट? हाँ, 15 lakhs का अमाउंट, 15 lakh pounds. अभी शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस रिलेटेड पे जो अपन बात करें कि ये सबसे ज्यादा फ्रॉड जिसमें होते हैं, तो वो ये है. देखो, कैश बोनस मोटिवेट्स ईयर ऑन ईयर अर्निंग्स ग्रोथ एंड डिलीवरी ऑफ स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्रायोरिटीज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एंड ईपीएस टारगेट्स. फॉर एग्जांपल, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल एंड नॉन फूड बिजनेस. फिर आता है डेफर्ड शेयर बोनस. Generates focus on medium-term targets, and by incentivizing share price and dividend growth, ensures alignment with shareholder interest based on total shareholder return targets 1690. ठीक है ना. तो ये बेसिकली हमारे बोनसेस होते हैं जो हमको परफॉर्मेंस के ऊपर दिए जाते हैं. लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, ये जो शॉर्ट टर्म होते हैं ना, ये एक साल के अंदर हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसके बेसिस पे रहते हैं. और जो लॉन्ग टर्म होते हैं वो अपन देखते क्या होते हैं. assures a focus on long-term business success and stakeholder returns based on a mix of ROCE, which is return on capital employed, EBIT, which is earnings before interest and tax, EPS, अर्निंग्स पर शेयर बेसिकली, और 1205. तो ये उन्होंने खाली अमाउंट्स दिए हुए हैं ऐसे ही. ये जो सबसे राइट मोस्ट कॉलम है, ऐसे रैंडम अमाउंट्स है राइट मोस्ट कॉलम के. परफॉर्मेंस शेयर प्लान एंड शेयर ऑप्शन, इसके अंदर ये सारी चीजों को हमें मेजर करने के लिए इन सब चीजों की जरूरत है. ठीक है. हाँ, अदर फॉर्म ऑफ कंपनसेशन क्या होता है? गारंटीड बोनस एंड गोल्डन हेलोज. तो ये क्या रहता है? फॉर एग्जाम्पल, सीईओ टिस्को गोल्डन हेलो कंपनसेशन फॉर बोनस फॉरफिटेड फॉर हिज प्रीवियस फ्रॉम हिज प्रीवियस एम्प्लॉयर एंड यूनिलीवर. तो इसमें कैसा रहता है? एक तो गारंटीड बोनस जो रहता है ना, कि इतना बोनस तो हमको इनको देना ही है. तो जैसे कि कई बार कोई कंपनी है ना, एक एम्प्लॉय को बीच में उठा सकती है अप्रेजल के. वी कैन अट्रैक्ट एम्प्लॉय हु इज इन द मिडेस्ट ऑफ अप्रेजल इन अनदर फर्म. तो देखो, ऑल्दो नॉट कॉमन, गारंटीड बोनसेस आर समटाइम्स यूज्ड to retain CEOs in struggling organization. The same is true for signing or
टर्निंग अप बोनसेस, तो इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन हेलोस, ठीक है ना। सो फॉर एग्जाम्पल इन्होंने देखो दिया है कि जो डेविड लुइस था, टेस्को का सीईओ, उसको 3.2 मिलियन डॉलर्स दिए गए थे, मिलियन पाउंड, सॉरी 3.2 मिलियन पाउंड दिए गए थे कि भाई तू वो कंपनी छोड़ा हमारी कंपनी में आ जा, ऐसा, ठीक है ना। फिर लॉयल्टी बोनस एंड ये रिटेंशन पेमेंट्स, दिस इज बेसिकली कि बहुत साल तक हमारी कंपनी के लिए काम किया है, तो जस्ट हम लोग ऐसे खुशी की तरह से हम दे रहे हैं, और कई बार रिटेन करने के लिए, क्योंकि देखो अगर एम्प्लॉय खुश होगा उस कंपनी के साथ, बोनस वोनस मिल रहा है, तो वो रिटेन हो ही जाएगा ना ऑटोमेटिक, उसको लगेगा कि अरे मुझे हर साल इतना बोनस मिलेगा, ऐसा ही विल बी इन द अजम्पशन ऑफ इट, इसलिए। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, टर्मिनेशन बेनिफिट, जब कोई एम्प्लॉय टर्मिनेट हो रहा होता है ना, तो ऐसा रहता है फॉरेन में कि हमको भी उसके 2 महीने के एक्सपेंसेस, या जब तक उसको जॉब नहीं मिलती तब तक के एक्सपेंस हमको उसके लिए कवर करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ तो रहता है, ठीक है ना। बट उसका भी ऐसा है कि अगर एक एम्प्लॉय को जॉब नहीं मिल रही है और वो जॉब ढूंढ ही नहीं रहा है, तो फिर वो गलत है, तो अपन पे नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो जॉब ढूंढ रहा है, उसको मिल नहीं रही है, 3 महीने के अंदर अंदर तक हम उसका सारा एक्सपेंसेस पे ऑफ कर सकते हैं। दिस इज एज गुड एज वो रिडंडेंसी कॉस्ट रहे। Loans. Since corporate governance is a global issue, in many countries, loans to sectors are not being outlawed as they have as they have in US under Sarbanes-Oxley. There is little justification on making loans to people who can get loans from any other commercial lending source, and these loans are often तो ये बहुत ही रेयर चीज है इंडिया में, जो होती नहीं है, कि बेसिकली हम लोग डायरेक्टर को लोन दे रहे हैं, और वो लोन हर साल पेएबल है, थोड़ा 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 करके, बट वो जो लोन है इट इज एट नॉन इट इज एट नो इंटरेस्ट रेट, ऐसा लोन है वो, ठीक है ना। फिर आगे, डिफर्ड पेमेंट्स एंड ट्रांजैक्शन बोनस, इन द डाउन मार्केट नो वन वांट्स टू बी top of the tree for bonuses, stock options for for future periods become a welcome alternative in these lean times to be vested when the market covers. Transaction bonuses may be given for successful conclusion to a business deal such as takeover. तो ये बेसिकली इट्स एज गुड एज कि एक टेक ओवर होने वाला था, या एक बहुत बड़ा मर्जर होने वाला था, तो उस चीज के लिए हमने हमारे क्लाइंट को बोनस दे दिया, क्योंकि क्लाइंट बोलता कि अरे यार ये कंपनी में तुम लोग ने हमको इतना ही कट दिया है, तुम लोग ने हमें 3 मिलियन कम दिए हैं देन जो मार्केट वैल्यू है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अरे ठीक है हमने 3 मिलियन कम दिए, लेकिन आप डायरेक्टर हो, आप शेयर होल्डर हो, तो हम एक काम करेंगे, हम आपको 1 मिलियन दे देंगे, तो इसमें हमारा भी फायदा है, उसका भी फायदा है, ऐसा। रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड टर्मिनेशन ये बेनिफिट्स इज वेरी इजी, ठीक है। तो ये हो गया। अभी आते TYU 3 के ऊपर। सेकेंड, देखो TYU 3 में क्या बोला है। मिस स्मिथ एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ कंपनी XOX is paid a salary of $1 lakh. In addition, she receives the use of company car. She is reimbursed all her travel expenses to and from all the places she has to visit in the course of her work. If the company's share price rises above $5, she is sorry pound 5, she is entitled to 10,000 share options at price of $, यार मैं हमेशा डॉलर की बोल रहा हूँ। Guys, अगर मैं डॉलर बोलूंगा ना, बस माफ कर देना, £1 each. She will also receive bonus of 20% of her salary if the company's profit before tax rises above pound 2.5 million. Her partner also receives a company car paid for by the company, as well as permanent health insurance paid for by the company, and as a death in service benefits as well. All of this is contained within her service contract. Which elements in the above paragraph constitute a director's रेम्यूनरेशन? एक्चुअली सब चीजें आएंगी, और जो इंश्योरेंस है ना, ये भी मुझे लगता है आएगा यार, सब चीजें आएंगी, ऑल अपार्ट फ्रॉम द एक्सपेंसेस रीइंबर्समेंट। हाँ ये देखो, जो एक्सपेंस हमको रीइंबर्स करने हैं ना, बस वो हमारे ये रेम्यूनरेशन पैकेज में नहीं आएगा। तो इसमें इसमें कुछ ऐसा था क्या कि जो हमें रीइंबर्स करना था? नहीं, कुछ नहीं करना था, तो सारे के सारे हमारे बेनिफिट्स हो गए थे, हो जाते हैं। अभी देखो कई बार जो इश्यूज क्या क्या आ सकते हैं रेम्यूनरेशन में,
लीगल, एथिकल, कॉम्पिटिटिव एंड रेगुलेटरी। लीगल तो ये हो सकता है कि यार वो जो भी हम पैसे दे रहे हैं इट शुड बी लीगल, और उसके ऊपर टीडीएस कटना चाहिए। उनमें कुछ और बोलते हैं उनमें, एट सोर्स। क्यों यूके में ना टीडीएस को कुछ बोलते हैं यार, मैं भूल गया। जा, व्हाट इज टीडीएस कॉल्ड इन यूके? कुछ बोलते हैं उसको, अच्छा वर्ड है यार उसके लिए। नहीं, इन्होंने बताया नहीं, लेकिन है अच्छा वर्ड है, ठीक है ना। तो लीगल होना चाहिए जो भी हम काम कर रहे हैं वो सब, टू अवॉइड रिवॉर्डिंग पुअर परफॉर्मेंस। अगर हम एम्प्लॉय को खुश नहीं रखेंगे तो एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म होगा, टर्न ओवर बढ़ेगा और एम्प्लॉय विल लीव द कंपनी। ठीक है ना। अभी हम जो भी कर रहे हैं ना वो एथिकल होना चाहिए। एथिक्स फ्रेंडली, एथिक्स को हमें ब्रेक नहीं करना चाहिए कि हमने जस्ट जस्ट बिकॉज एक एम्प्लॉय इज अ फीमेल एंड वन एम्प्लॉय इज मेल, हमने कम ज्यादा सैलरी कर दी। एक एम्प्लॉय ट्रांसजेंडर है या एक एम्प्लॉय फिजिकली हैंडीकैप है तो हमने उसको ज्यादा कम ज्यादा कर दी फिर से सैलरी, एथनिसिटी वगैरह वगैरह, उसके ऊपर कभी भी बात नहीं आनी चाहिए। ठीक है। फिर आता है कॉम्पिटेटिव। कई बार क्या हो जाता है ना कि एम्प्लॉयज को छीनने के लिए ना कंपनी कई बार कॉम्पिटिटिवली बहुत ज्यादा ओवर कमिट कर देती है। जैसे एक है अश्नीर ग्रोवर करके। सो व्हेन it was Bharat Pay's time to employ certain people, what he did was he disrupted the market by saying कि whoever joins the company will get a sports bike। मतलब सैलरी तो मिलेगी तुमको, बट उस सैलरी के ऊपर यू आर ऑल्सो गेटिंग अ स्पोर्ट्स बाइक। जिनको स्पोर्ट्स बाइक नहीं चाहिए उनको एक कार मिलेगी। लाइक वो इस लेवल तक जा रहे थे कि हमको बस हायर करना है। सो व्हाट दे वर डूइंग इज, rather than paying employees say 30 lakhs per annum, they were paying employees 25 lakhs uh, 25 lakhs 23 lakhs per annum and giving them one motor, मतलब motor bike और one like कार ऐसा। सो विच इज रॉन्ग। तो इट इज वेरी कॉम्पिटेटिव कि भाई, तो कॉम्पिटिटर जो थे ना उसके, उन्होंने उसके ऊपर केस भी किया था कि यार ही इज लाइक नॉट फॉलोइंग अ लीगल मेथड, और ही इज नॉट he is purposely giving such purposes because he doesn't want such big names or such big employees to join our team ऐसा। फिर रेगुलेटरी, इसमें क्या बोला गया, डायरेक्टर सबमिट रेम्यूनरेशन रिपोर्ट टू मेंबर्स। हाँ, तो जो डायरेक्टर्स होते हैं वो लोग अपना रेम्यूनरेशन या रिपोर्ट मतलब बाकी के डायरेक्टर्स को भेजते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि बोर्ड के ऊपर रेम्यूनरेशन कमेटी है, मैनेजमेंट कमेटी है, नॉमिनेशन कमेटी है और ऑडिट कमेटी है। तो जो जो रेम्यूनरेशन कमेटी है वो ये सबका डेटा एजीएम में डालती है, सबको दिखाती है, शेयर होल्डर्स वगैरह सबको दिखाती है, एंड सबका अप्रूवल ये लेती है। सो बेसिकली जस्ट ये रिवाइजिंग, रेगुलेटिंग और चेकिंग कि भाई मतलब सारे एम्प्लॉयज को अपनी सैलरी उनकी काबिलियत के हिसाब से दिए दिए जा रहे हैं या नहीं, या उसकी जस्ट बिकॉज किसी का फैमिली मेंबर बोर्ड पे बैठा है तो वो मतलब ज्यादा पैसे वो तो नहीं ना ले रहा, ऐसा सब चेक करने के लिए। ठीक है ना। सो दिस वाज द चैप्टर। थैंक यू। जो कुछ कुछ स्किप भी किए शायद मैंने, तो दैट वाज नॉट इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, सो आई डेंट रीड इट। तो नहीं अच्छा लगा वो पढ़ना।